हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैटिस क्लासेस। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। जैसे पहले कि हम ट्रेडिशनल में क्या पढ़ रहे थे कि भाई हमें बाहर की जो आपकी ताकतें होती हैं उससे अपने देश को कैसे बचाना है, बाहर के थ्रेट से आपके देश को कैसे बचाना है। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि देश में रह रहे जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको कैसे बचाना है। ठीक है, जो देश बनता है वो किससे बनता है? वो सिटीजन से बनता है, नागरिकों से बनता है ना। तो यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे सिर्फ अपने कंट्री को बचाने की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम सिटीजन्स की बात नहीं कर रहे थे कि अंदर जो रहने वाले सिटीजन्स हैं वो क्या चीज फेस कर रहे हैं, उसके बारे में हमने बात नहीं की थी। अगर हमारी यहाँ पे टेरिटरी सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की थी ट्रेडिशनल में। तो यहाँ पे हम नॉन ट्रेडिशनल में बात करेंगे कि आपके मिलिट्री थ्रेट के अलावा भी और कौन से थ्रेट हो सकते हैं। ठीक है, कौन से खतरे हो सकते हैं, यानी आप अपने देश को बचाने के अलावा अपने सिटीजन्स को कैसे बचाते हो, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स बताए जा रहे हैं सिक्योरिटी के। ये कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? हम नॉन ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब देखो नॉर्मल बात है कि भाई किस चीज की सुरक्षा की बात की जा रही है, किस टाइप की सुरक्षा की बात कर रही है, किससे बचाना है लोगों को, है ना, इसके बारे में बात हो रही है। तो क्या बताया मैंने कि किस चीज की सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा, और जो सुरक्षा के तरीके हैं वो क्या होने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि ट्रेडिशनल में क्या होता है कि भाई आप अपने देश को बचाइए, अपनी टेरिटरी को बचाइए, और टेरिटरी और देश को बचाने के लिए जो आपकी गवर्नमेंट है वो गवर्न करती है, इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाती है। ठीक है, उसको बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय करती है। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा थ्रेट हो गया जो हमको बिल्कुल दिखता है कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, तो हमारी सरकार भी उसके हिसाब से एक्टिव रहती है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी किसके लिए होनी चाहिए। भाई देश पे अगर कोई आक्रमण नहीं हो रहा है, कोई देश आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, कोई थ्रेट नहीं है, अच्छे से रह रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, सब बढ़िया ही चल रहा है। लेकिन अगर इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है आपके देश के अंदर, अगर लोग खुश नहीं हैं, लोग किसी न किसी चीज से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो ये यहाँ पे उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी की बात आ जाती है। अगर आपके देश में गरीबी भी है ना, तो वो भी एक नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में चले जाएगा। वो वहां पे भी लोग जो है सिक्योर नहीं है अगर आपके देश में गरीबी भी है। ठीक है, अगर लोग भूखमरी से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, या आपके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, डिजास्टर आ जा रहे हैं, उनसे मर रहे हैं, तो आपके सिटीजन्स किसी ना किसी चीज से जूझ रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीजें जो है ये नॉन ट्रेडिशनल में आ जाएंगी, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसी के बारे में लोग कम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो प्रोपोनेंट्स हैं, प्रोपोनेंट्स कौन है? जो वो प्रतिपादक हैं जो मानते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये चीजें होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बोला है कि भाई देश को ही नहीं, देश तो सुरक्षित रहेगा, आप डिफेंस बना दो, आप देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस बना दो, अपना काम करेगी, देश सुरक्षित है, लेकिन ह्यूमन काइंड के बारे में क्या सोच रखा है, क्या कम्युनिटीज के बारे में सोच रखा है, क्या लोगों के बारे में सोच रखा है, उसके लिए क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके सिटीजन्स खुश हैं, अगर आपकी प्रजा खुश है, अगर एक राजा की प्रजा खुश होती है ना, तो वो राज्य भी बहुत अच्छे से चलता है, वो साम्राज्य बहुत फलता फूलता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ह्यूमन काइंड के बारे में तो बहुत कम बात की जाती है, और आपके जो बाहरी थ्रेट है उसके बारे में ज्यादा बात की जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो टॉपिक वाइज यहाँ पे जो ह्यूमन काइंड, यानी जो ह्यूमन से रिलेटेड जो चीजें है ना, उसका एरिया बहुत वास्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, जिसके बारे में जानना, परखना, सोचना बहुत जरूरी है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे पहले हम ये पिक्चर देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, आप इस पिक्चर को देखोगे ना, तो यहाँ पे ये अमेरिका की जनता के बारे में बताई जा रही है कि अमेरिका की जनता जो है ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है। किस चीज को लेके प्रोटेस्ट कर रही है? कि भाई हमारे यहाँ पे जो शांति, जो अहिंसा है, उसके लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बनाओ, कोई विधेयक पास करो, है ना, कुछ ना कुछ ऐसे जो चीजें हैं हमारे लिए करो, हमारे देश की जो इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रहे। तो यहाँ पे जनता डिमांड कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो इनकी जो गवर्नमेंट है, जिन्होंने आर्मी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये सारी चीजें जो आप ये डिमांड कर रहे हो ना, कि ये सब बनाओ, वो सब बनाओ, इसके लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इन चीजों को ये अफोर्ड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने 100 बिलियन जो डॉलर है वो अफगान वॉर के लिए रख रखा है। ठीक है, 40 बिलियन डॉलर जो है इन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी के लिए रख रखा है। ये सारी जो चीजें, ये जो सारे जो इतने मोटे मोटे जो पोथे बना रखे हैं ना इन्होंने, ये जितना भी पैसा इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, ये देश के बाहरी आक्रमण
और बाहरी आक्रमण करने और उसे बचाने के लिए यहाँ पे इन्होंने पैसा जो है इकट्ठा कर रखा है, लेकिन इनके देश में जो रह रही जो जनता है जिसके बारे में ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये एक तरीके का थ्रेट है। यहाँ पे आप अपने सिटीजन्स की डिमांड्स, सिटीजन्स की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, वो किस चीज से परेशान है उनकी सुन नहीं रहे हो, तो ये भी यहाँ पे क्या है, नॉन ट्रेडिशनल में आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे गैर पारंपरिक जरूर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने कार्टून देख लिया। और वैसे अमेरिका जो होता है वो अपने देश का जो हाफ बजट है ना वो मिलिट्री में ही लगा देता है, मतलब अपनी डिफेंस सर्विसेज में लगा देता है, अपने वेपन्स वगैरह बनाने में, बाकी की जो सारी चीजें डिफेंस के अंडर में आते हैं उसमें हाफ बजट खर्च करता है और हाफ बजट अपनी जनता के लिए रखता है। उसमें जो काम हो जाएगा ठीक है, बाकी का सब ये डिफेंस में ज्यादा यूज करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपके देश की क्या स्थिति है। ये अमेरिका तो ऐसा करता है, लेकिन आपके देश की स्थिति क्या है, यहाँ पे क्या डिफरेंट है। तो भाई हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में जो है, इंडिया में जो है, वो ह्यूमन बींग्स के बारे में भी सोचा जाता है, उनके वेलफेयर के बारे में भी सोचा जाता है। ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इसीलिए क्या है, चीजें दिख नहीं पाती हैं, बहुत बेरोजगारी भी दिखती है, गरीबी भी दिखती है, लेकिन काम तो होता ही है सरकार से जितना बन पाता है। ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जो ह्यूमन सिक्योरिटी है उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल सिक्योरिटी भी बोलेंगे, यानी एक विश्व रक्षा भी हम उसको बोलेंगे। अगर आपने ह्यूमंस के सिक्योरिटी की बात की है, ह्यूमन को आप सिक्योर कर पा रहे हो, तो आप पूरे विश्व को सिक्योर कर पा रहे हो। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे जो ये ह्यूमन सिक्योरिटी की डेफिनेशन के रूप में ही है यहाँ पे, कि इससे जो जनता है ना, जनता की सुरक्षा के लिए यहाँ पे कंट्रीज जो हैं ये क्या यहाँ पे स्टेप उठा रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं, उनके कंट्रीज के द्वारा, उनके स्टेट्स के द्वारा। स्टेट्स यहाँ पे कंट्रीज से कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इंसानियत है उसकी सुरक्षा करना देश का सबसे पहला धर्म है। ठीक है। जो मतलब कहने का है कि ह्यूमन सिक्योरिटी जो है ना उसको बनाए रखना स्टेट का सबसे पहला काम है। अपने कंट्री को सबसे पहले अपनी प्रजा की, अपनी जनता की, अपने सिटीजन्स की रक्षा करनी चाहिए। वो सिक्योर्ड है कि नहीं सिक्योर्ड है उससे निश्चिंत हो जाना चाहिए। उसके बाद बाकी की चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे जो मानवता की जो सुरक्षा है वो एक तरीके से कंट्रीज की भी सुरक्षा कहलाई जाती है। ठीक है। और बोल रहे हैं कि अगर कोई कंट्री सिक्योर्ड है, कोई कंट्री जो है वो सेफ है, कोई उसको थ्रेट नहीं मिल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके सिटीजन्स भी वहां पे प्रोटेक्टेड हैं, उसके सिटीजन्स भी वहां पे सुरक्षित हैं। ये ऐसा हमेशा संभव नहीं है कि अगर कोई सुरक्षित देश है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां की जनता भी सुरक्षित ही हो। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, जैसे अफगानिस्तान को ही ले लेते हैं। 2 साल पहले वहां के जो प्रेसिडेंट है ना वो अपने देश को ही छोड़ के भागे, अपनी जनता को तालिबानियों के हाथ में छोड़ के चले गए। वो तो उनके पास पैसा था तो वो तो भाग लिए वहां से, लेकिन वहां की जो आम जनता है वो क्या करे। ठीक है। तो वहां पे क्या है, फिर अब किसका कब्जा हो गया, तालिबानियों का कब्जा हो गया। अब जैसे तालिबान गवर्नमेंट चला रही है वैसे वहां की जनता चल रही है, तो वो अपने देश को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए ना। उनकी जो सेना है और ना उनके जो लीडर्स हैं वो अपनी जनता को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है कि आपके देश के अंदर जो लोग हैं वो कितना सेफ हैं, कितना सिक्योर्ड हैं, कितना खुश हैं, ये बहुत मायने रखता है। और जैसे आप सीरिया को ले लो, है ना, आप लेबनान को ले लो, सोमालिया एक कंट्री है उसको ले लो, मतलब कई सारे हैं ऐसे कंट्री। और सबसे लास्ट में तो भैया आप उत्तर कोरिया को ही ले लो, है ना। उत्तर कोरिया कंट्री है, ये किसी भी चीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पे न्यूज वगैरह में भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ की जो जनता है ना वो इतने डर में जीती है, इतने थ्रेट में जीती है वो किम जोंग के चक्कर में। ये पूरा राक्षस है। ठीक है। अपनी जनता को ये खुश तो छोड़ो, उनको नॉर्मल सर्वाइव भी नहीं करने देता है। तो ऐसे देश का क्या फायदा है। ठीक है। और क्या है यहाँ पे, ऐसे कई हैं। वैसे ये उत्तर कोरिया का तो मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया है क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है मुझे। बाकी के कंट्रीज भी हैं, कोई बेचारे गरीबी से जूझ रहे हैं, कोई कभी भी बम्बार्डिंग हो जाती है उनके देश में, कभी भी कैसे भी थ्रेट उनको मिल जाता है ना, कोई सेना के आक्रमण से जूझ रहे हैं, मतलब सरकार उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रही है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स जो है ना फॉरेन अटैक से, ये यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि आप जो है वो बाहर के अटैक से ही अपने देश को सुरक्षित रख सको। आप देश के अंदर भी थोड़ा सा मतलब झांक के देखो कि हमारे देश के जो लोग हैं वो कितने सिक्योर्ड हैं। ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि 100 साल में जो जनता है वो अपने देश के गवर्नमेंट के द्वारा ही मारी गई है। 100 साल के अंदर यहाँ पे अगर देखें तो बाहर के जो अटैक हुए हैं ना उनसे ज्यादा देश के अंदर ही गवर्नमेंट के द्वारा जो लोग हैं वो मारे गए हैं। तो यहाँ पे ये आंकड़ा ही देख लो, ये बता रहा है
कि जो बाहर का जो आक्रमण होता है, बाहर का जो अटैक होता है, उसको तो हम सब देखते हैं, सब उसके बारे में बात करते हैं, उसके लिए अपने देश को सिक्योर करते हैं, उसके लिए काम भी करते हैं। लेकिन अंदर ही, आपके देश के अंदर ही जो चीज़ें चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, जिनोसाइड हो रहा है ना? लोगों की किलिंग की जा रही है, तो उस पे भी यहाँ पे ध्यान देना बनता है, ठीक है? आगे देखते हैं यहाँ पे जो भी आपके प्रोपोनेंट्स है ना, जो भी विचारक हैं, जो भी सुझाव देते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होती है, वो लोग ये कहते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी जो है ये एक प्राइमरी गोल है हर कंट्री का, कि अपने कंट्री के हर ह्यूमन की रक्षा करना वो हर कंट्री का फर्ज बनता है, पहला काम बनता है। ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन करना ये उसका प्राइमरी गोल है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गई, ग्लोबल सिक्योरिटी हो गई, ये भी आपके जो आपकी सरकार है, जो आपके देश है ना, उसी का काम बनता है ये कि अपने सिटीजन्स को इन सब चीज़ों से भी बचाया जाए। ठीक है? तो अगर यहाँ पे हम 2 कॉन्सेप्ट की बात करें, एक नैरो कॉन्सेप्ट हो जाएगा और एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो नैरो कॉन्सेप्ट क्या है? जो ज़्यादा दूर तक नहीं सोचता है चीज़ों को, वो सीधा क्या बोलेगा कि अगर आपके देश के लोग वायलेंस से बचे हुए हैं, है ना? वायलेंस मतलब आपके देश के लोग जो हैं वो हिंसा से बचे हुए हैं, तो आपके देश के लोग सुरक्षित हैं। बस सिर्फ वो इतना ही सोचेगा कि अगर मारकाट नहीं हो रही है, खून खराबा नहीं हो रहा है, तो लोग क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन सिक्योरिटी का जो डेफिनेशन दिया है कुछ लोगों ने, बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट में दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर वायलेंट नहीं हो रहा है, वायलेंट से फ्री है, वायलेंट थ्रेट नहीं मिल रहा है इंडिविजुअल को, तो वो सेफ है। और जैसे यहाँ पे बताया कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं एक समय पे कोफी अन्नान, तो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि अगर आपके देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, इंटरनल वायलेंस नहीं हो रहा है, तो आप अपने देश के लोगों को ह्यूमन सिक्योर्ड कर पा रहे हो, ह्यूमन सिक्योरिटी दे पा रहे हो। ठीक है? ये इनका कहना है। तो और लेकिन अगर हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट की बात करें, है ना? उसको अगर हम थोड़ा दूर दृष्टि से देखें, थोड़ा और सोच समझ के देखें, तो यहाँ पे जो हमारे विचारक हैं, वो क्या बोलते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी जो है ना, इसका एजेंडा है कि आप लोगों को हंगर से बचाओ, डिजीज से बचाओ और नेचुरल डिजास्टर से भी बचाओ। ठीक है, अगर आपके देश में लोग भूखमरी से मर रहे हैं ना, तो वहां के लोग जो है ह्यूमन सिक्योरिटी को उनको थ्रेट मिल रहा है, वो लोग दुखी हैं। ठीक है, वो गरीबी से जूझ रहे हैं, भूखमरी से जूझ रहे हैं, तो आप ह्यूमंस को सिक्योर नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपने देश में महामारी को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, डिजीजेस को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप ह्यूमन सिक्योरिटी को क्या कर रहे हो, थ्रेट दे रहे हो, और नेचुरल डिजास्टर से उनको नहीं बचा पा रहे हो, तो ये भी ह्यूमन सिक्योरिटी को थ्रेट है। तो ये 3 चीज आपको बता दी गई हैं कि अगर ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो ये भी ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर उनके थ्रेट में ही आता है, हंगर, डिजीजेस एंड नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, और बोल रहे हैं कि जितने लोग जीनोसाइड में मर रहे हैं, टेररिज्म में मर रहे हैं, यानी बाहरी आक्रमण से मर रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा जो लोग हैं वो अकाल से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, है ना, प्राकृतिक आपदाएं जो नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं उसकी भेंट चढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन पे तो काम करना ही करना है, इन पे तो थ्रेट हमको सामने दिख रहा है कि भाई टेररिज्म है, जिनोसाइड है, लोग आपके देश को मार रहे हैं, वॉर है, ये तो हो गया ट्रेडिशनल, ये तो हमको हम इसके ऊपर काम करते हैं, हमारी सरकार बहुत अलर्ट रहती है इन सब चीजों को लेके। लेकिन जैसे आपके देश में अकाल पड़ता है, ठीक है, बहुत प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, महामारियां फैलती हैं, तो उससे बचाना ये एक बहुत लार्ज लेवल पे लोगों को मार देती है। तो इनसे जो वायलेंस मचता है ना, वो और ज्यादा खतरनाक होता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेके भी, कि हर एक व्यक्ति जो है ना वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर आना चाहिए, वो इतना सक्षम होना चाहिए कि अपनी रोजी रोटी वो चला सके, वो भूखमरी को फेस न करे, वो गरीबी को फेस न करे, अपने जीवन का यापन बहुत अच्छे से कर सके। ये भी एक कंट्री की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को रोजगार दे, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर लोग एम्प्लॉयड रहेंगे तो अपनी ह्यूमन सिक्योरिटी को बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो होती है ना, वो लोगों की डिग्निटी को भी थ्रेट देती है। डिग्निटी मतलब उनकी जो गरिमा होती है ना, उनकी जो भी रेपुटेशन होती है उस पर ये इफेक्ट डालती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहा है, तो वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत लो फील करता है समाज के सामने, है ना, उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरी कोई गरिमा ही नहीं है, और देखा जाए तो गरीब व्यक्ति को कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, बहुत गलत बात है ये। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी में और देखें तो फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये चीजें भी आती हैं कि जैसे जिस अभाव में वो लोग जी रहे हैं उससे उनको मुक्ति मिल जाए, जिस डर में वो लोग जी रहे हैं उससे उसको मुक्ति मिल जाए। ठीक है, तो ये आ गया आपका इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर।
अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में। तो ग्लोबल सिक्योरिटी क्या होती है? ये आपके जैसे वैश्विक जो चीजें होती है ना, जो पूरे वर्ल्ड के लिए लागू की जाती हैं, तो वो हमारा ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा। इसमें आपकी क्या है, महामारी भी आ जाती है, इसमें आपके नेचुरल कैलेमिटीज हैं वो भी आ जाती हैं। तो जैसे अभी रिसेंटली क्या है, कोरोना गया है, तो ये एक महामारी था, एक पैंडेमिक था। अच्छा, पैंडेमिक और एपिडेमिक में क्या फर्क होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर ये चीजें आती हैं और यहाँ पे बात हो रहे हैं कि ऐसे थ्रेट्स के बारे में, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है ना, जो आपको पता ही होगा कि भाई दिन ब दिन जो है तापमान बहुत ज्यादा वृद्धि कर रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आगे, और हो भी रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेररिज्म। ठीक है, इंटरनेशनल टेररिज्म मतलब पूरे अंतरराष्ट्रीय जो आपका जो टेररिज्म है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और हेल्थ एपिडेमिक्स जो होते हैं, एड्स वगैरह है, जो वायरसेस होते हैं, तो कैसे लोग मरते हैं धड़ाधड़ वायरसेस वगैरह से, है ना। कोरोना के टाइम पे हमने देखा ही था। तो ये क्या है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये ग्लोबली थ्रेट है। ठीक है, ये कितनी ज्यादा मात्रा में लोगों को मारते हैं एक साथ, ये ग्लोबली यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसके बारे में भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, इसके बारे में भी बात करने की जरूरत है। और जैसे कि क्या है, महामारी में आपके बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, है ना। और आप एग्जाम्पल में कोरोना भी डाल सकते हो, कोविड भी डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि ये एक अकेले कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक अकेला कंट्री इन सब चीजों को सॉल्व नहीं कर सकता। पूरे जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, क्या एक कंट्री सॉल्व कर सकता है क्या? उसमें नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो वो सारे कंट्रीज को मिलके काम करना पड़ेगा, तभी तो एनवायरनमेंट सुरक्षित बन पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बात हो रहा है कि कहीं कंट्रीज में जो है वो ज्यादा है ये कंडीशंस, कहीं कंट्रीज पे कम है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो जैसे जापान है, तो जापान एक ऐसे एरिया में एस्टेब्लिश है जो एक मतलब बोल सकते हैं कि हॉटस्पॉट है। किस चीज का? वहां पे इतने फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते हैं, डिजास्टर्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो अब ये उसकी गलती थोड़ी ना है कि वो वहां पे लोग रह रहे हैं, वहां पे एस्टेब्लिश है। अब ये जापान की गलती नहीं है कि उसकी लोकेशन वहां पे है, लेकिन अगर वो जो डिजास्टर्स उसमें आ रहे हैं, तो अगर वो उसे उबर पा रहा है, उसकी अगर हम हेल्प कर पा रहे हैं, तो ये मिलजुल के ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये ग्लोबली एक चैलेंज है, यहाँ पे सब लोगों के लिए ग्लोबली थ्रेट है, यहाँ पे एक अकेले कंट्री की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे अगर कुछ कंट्रीज हैं जो हमेशा टेररिज्म से जूझते रहते हैं, जैसे सीरिया है, लेबनान वगैरह है, तो अगर हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये मिलके ही करनी पड़ेंगी इसमें। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है ग्लोबल वाली, कुछ के लिए कम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तो सबके लिए है। जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो ये जो ऐसी प्रॉब्लम है ये सबके लिए है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक कंट्री काम नहीं कर सकता। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल में दे रखा है कि अगर सी लेवल जो है वो 1.5 से 2 मीटर भी अगर उसका पानी जो है, मतलब उसकी जो ऊंचाई है, पानी की जो लेवल है ना, अगर 1.5 से 2 मीटर भी बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पे जो बांग्लादेश है वो ये मान लो 20% डूब जाएगा। बांग्लादेश तो हमारे पूरे भारत के बीच में ही बसा हुआ है एक तरीके से, ये मान लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि किस कंट्रीज के लिए ज्यादा है, कुछ के लिए कम? क्योंकि कुछ कंट्रीज जो आपके आइलैंड बेस्ड है, चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, तो अगर थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट में दिक्कत आती है या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ज्यादा हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी का लेवल बढ़ेगा, तो पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये डूबेंगे। ये आइलैंड बेस्ड कंट्री है, चारों तरफ से ये इनके पानी से घिरे हुए हैं, तो पानी का लेवल बढ़ने से ये डूब जाएंगे, तो इनका तो भाई नामो निशान खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है, इनको बचाया जा सके तो इसके लिए अदर कंट्रीज को भी काम करना पड़ेगा कि वो ध्यान दे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ कंट्रीज के लिए थ्रेट है, कुछ के लिए कम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे मालदीव्स है, मालदीव्स तो वो पूरा ही आइलैंड बेस्ड कंट्री, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे जो मालदीव है वो एक तरीके से पूरा डूब जाएगा, है ना, तकरीबन पूरा डूब ही जाएगा, ये मोस्ट पार्ट उसका डूब जाएगा। और यहाँ पे थाईलैंड भी जो है ना, इसका आधा पार्ट यानी आधी पॉपुलेशन जो है वो पानी में समा जाएगी, अगर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट की वजह से सी लेवल बढ़ा तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बोल रखा है। और ये प्रॉब्लम्स ऐसी है ना स्टूडेंट, जो ये इंटरनेशनल कॉपरेशन से ही सुलझ सकती है। सारे कंट्रीज जो है ना मिल के यहाँ पे बात करें, कोई सॉल्यूशन निकाले। देखो हर बार ये सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। आपने सुना होगा कितनी मीटिंग्स होती हैं, G20 होती है, G7 होता है, G8 होता है।
भतेरी जो मीटिंग्स हैं यहाँ पे होती रहती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कितना परसेंट ये ग्लोबल को बचा पा रहे हैं, कितना परसेंट यहाँ पे काम कर पा रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है कि भाई आपको क्या है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ानी है, तो आपको क्या है, नेचर का भी ध्यान देना है, आपको यहाँ पे हर चीज का मॉडर्नाइजेशन भी देखना है, आपको यहाँ पे हर चीज का अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन सारी चीजें देखनी है। ठीक है, तो आप कितने कितने लेवल पे यहाँ पे काम कर पा रहे हो अपने नेचर के लिए, क्योंकि अगर आपने नेचर को परेशान किया तो नेचर आपको इतना परेशान करेगी ना कि आप इस दुनिया में नहीं रह पाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही है, अब ये हालात बन भी गए हैं, हम नेचर से इतना छेड़छाड़ कर रहे हैं हद से ज्यादा। अब नेचर हमारे साथ ऐसा छेड़छाड़ कर रही है कि बस वो अपना बदला ले रही है एक तरीके से। इसीलिए भाई सेव एनवायरनमेंट, ठीक है, जो ये थीम्स बनाए जाते हैं 5 जून को, है ना, पर्यावरण को बचाने के लिए हम जो मुहिम चलाते हैं, तो इसमें आपको जरूर भागीदारिता अपनी देनी चाहिए। आपका छोटा सा सपोर्ट जो है आपके नेचर को बचाने के लिए बहुत काम आ सकता है। अगर अगर प्रत्येक स्टूडेंट, अगर ईच एंड एवरी स्टूडेंट भी इस चीज पे ध्यान दे, है ना, तो वो भी एक क्या कर सकता है, अपना सहयोग दे सकता है अपने एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ही ये चीजें सुलझ सकती हैं। माना कि ये बहुत डिफिकल्ट है इसको अचीव करना कि भाई सबका जो कॉपरेशन हमको मिल सके, लेकिन ये विदाउट कॉपरेशन काम बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारी चीजें ग्लोबल कॉमन्स के अंदर आती हैं, सबके लिए ये कॉमन है, एनवायरनमेंट वगैरह है, सबके लिए कॉमन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा टॉपिक होता है फिनिश, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट। ये न्यू वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर आपको कोई चीज न समझ में आई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय स्टूडेंट्स।